हमारे देश के अलग 5-7 राज्यों में एक वक्त में सेम पैटर्न पे जो हमले हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि ये एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस के राज में 5000 से ज्यादा दंगे हुए। कांग्रेस दूसरों पर सवाल उठाती है, पता नहीं कौन सा मुंह लेकर आती है, तो उन्हें खुद के गिरेबान में झांकना होगा कि वो किस तरह की राजनीति करते आए हैं। किसी भी कानून की बात कीजिए, सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन, हर चीज में देश खतरे में आ जाता है, डेमोक्रेसी और संविधान खतरे में आता है। इतने सालों उन्होंने छल किया, कपट किया, वो मुसलमान को समझ में आ गया है और यही बात कांग्रेस को अखरती है, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक के आधार पर वो इतने समय से सत्ता में सत्तासीन रहे। ओवैसी जी का कहना है कि अब देश का कानून बुलडोजर से चलेगा या कानून से चलेगा। अगर बुलडोजर से चल रहा होता ना सिर्फ, तो ओवैसी जी कब के ढा दिए गए होते। तो ओवैसी जी वो इस लायक नहीं है कि वो इस तरह की बातें बोले। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खारगोन में भड़की हिंसा अभी तक शांत नहीं हुई है। देखा जाए तो तूल पकड़ती जा रही है। जिस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा था, तो वहीं अब पत्थर का जवाब बुलडोजर से मिल रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंबर जैदी जी मौजूद हैं, जो फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर के साथ साथ एक तेज तर्राक सोशल एक्टिविस्ट भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि खारगोन में हिंसा हुई, विपक्ष का कहना यह है कि बुलडोजर किस आधार पे या फिर किस कानून के तहत चल रहा है, लेकिन विपक्षियों ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया कि राम भक्तों पर जब पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, घरों को जला दिया गया, तब विपक्षी कहाँ थे? जी बिल्कुल, यही सवाल है कि अभी भी हम लोग जब बहस कर रहे थे, उसमें भी एक भाई साहब जो विपक्षी थे, उन्होंने यही कहा कि बुलडोज़र किस कानून के तहत है और बुलडोज़र जो है वो विनाश का प्रतीक है। अब मैं एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि संजय गांधी ने जो दिल्ली के तुर्कमान गेट है, उस पर उन्होंने खुद से बुलडोज़र चलाया था, जो बस्तियाँ थी। तो वो पहले तो वो खुद से पूछ लें कि उन्होंने किस कानून के तहत चलाया था। और जो लोग अधर्मी हैं, इस तरह से चाहे हिंदी नववर्ष हो या फिर रामनवमी के जो जुलूस हैं, उन पर पत्थरबाजी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरगोन में हुआ, हमारे देश के अलग 5-7 राज्यों में एक वक्त में सेम पैटर्न पे जो हमले हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि ये एक सोची समझी साजिश है, जो इस देश में जो अशांति फैलाने की कोशिश है, उसको लगातार करने की कोशिश करते रहते हैं। और विपक्ष इस चीज़ में आग में घी डालने का काम करता है। पहले भी अगर हम राजस्थान के करौली की घटना की बात करें, तो उससे कुछ दिन पहले ही पीएफआई ने, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इन्फॉर्म किया था कि आप यहाँ से रूट चेंज कर दीजिए। उसके बावजूद भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कदम नहीं उठाए, ना ही उन्होंने, जबकि पीएफआई को हम सब जानते हैं कि पीएफआई एक बदनाम संगठन है और किस तरह से वो दिल्ली दंगे की बात करें, हाथरस की बात करें, और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। और हमने चाहे गुजरात को देख लें, बिहार देख लें, आप खरगोन देख लें, बंगाल में देखें, तो कितने ही सारे राज्यों में एक साथ ये सारी जो घटना हुई है, ये अपने आप में दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एक्सटर्नल जो इंटरनल एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, वो लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली और आप पॉलिटिकली बोले या इंटरनेशनल रिलेशन या बायलैटरल टाइज, जो किसी भी आप एस्पेक्ट में देखें, भारत बहुत अच्छा कर रहा है। और यही वजह है कि भारत में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए वो लगातार इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। आप सीए, एनआरसी का आप मामला देख लीजिए, किस तरह से उसकी पूरी टूल किट तैयार थी। किसान आंदोलन देखिए, उसकी पूरी टूल किट तैयार थी, और इनफैक्ट वो ग्रेटा थनबर्ग ने वो एक्सीडेंटली उसको ट्विटर पर शेयर भी कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो साजिश के तहत हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। विपक्ष को, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, अपनी जिम्मेदारी को ये समझना होगा कि जो आज देश में स्थिति है, क्या वो इसी तरह से जो विपक्ष की भूमिका उसको निभाते रहना चाहते हैं, या देश के विकास में विपक्ष की जो भूमिका होती है वो बहुत अहम होती है, और उनको अपनी जिम्मेदारी को समझती है। वो लगातार ये बात कहते हैं कि हम आप किसी भी मुद्दे पे बात कीजिए, चाहे कोई दंगा हो या आप कोई भी मुद्दा ले लीजिए, वो लगातार बेरोजगारी की बात करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, और आप कितनी ही सालों से, कई टर्म से आप विपक्ष में हैं, और अगर राज्यों में भी चले जाएं तो आप लगभग सभी जगह विपक्ष में हैं। बावजूद उसके आप जनता तक अपना मैसेज या जनता तक अपनी बात पहुंचाने में असफल हैं। आप जनता का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। तो आपको अपना जो पॉलिटिकल पैटर्न है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको समझना होगा कि देश बदल गया है। लोग आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, और कहाँ कमी है आप उसको सोचिए। आप विपक्ष की भूमिका निभाते एक देश विरोधी की भूमिका में आ जाते हैं। तो ये जो थिन लाइन होती है विपक्ष और विरोध में,
ये हमें समझने की ज़रूरत है। आज हमारा जो विपक्ष है, देश का विपक्ष, वो कई सारे ऐसे मामलों में जो सत्ता पक्ष का विरोध करते करते वो देश विरोध में चला जाता है। और यही वजह है कि जो देश का आम आदमी है वो अभी भी इन पार्टियों का विश्वास नहीं कर पा रहा है और वो इस देश के लोगों का विश्वास जीतने में असफल हो रहे हैं बार बार। देखिए, जो हिंसाकर्मी थे, कट्टरपंथी थे, वामपंथियों ने घर में घुसकर, हिंदुओं के घर में घुसकर ये बोला कि हम रेप करेंगे, रावण आया सीता का हरण करेगा। लेकिन विपक्षियों ने उन वामपंथियों से क्यों नहीं कोई क्वेश्चन किया, सवाल क्यों नहीं खड़े किया। और अब जब अपने तरीके से सरकार एक्शन ले रही है तो उस पर विपक्ष बोल रहा है कि सरकार के बुलडोजर पे नफरत सवार है या फिर ये जानबूझ के हिंदू मुस्लिम कर रही है। देखिए, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था कि बीजेपी के बुलडोज़र पर नफरत सवार है। तो मैं एक बात उनसे भी ये पूछना चाहती हूँ कि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जब ये खरगोन वाला वाकया हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फ़ौरन बाद उन्होंने एक झूठी तस्वीर ट्विटर पे शेयर की, उसको बताया कि ये खरगोन की और किस तरह से मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया गया और इस तरह से हिंसा हुई। तो पहले वो खुद सोचें वो किस तरह का मैसेज एक वरिष्ठ नेता, एक एक्स सीएम अगर इस तरह की झूठी अफवाह ट्विटर के माध्यम से फैलाता है तो आप सोचिए कि समाज में क्या फैलता है, नफरत ही फैलती है ना। जो जिसके खुद के गिरेबान में खुद गंदगी हो वो दूसरे पर उंगली नहीं उठाया करता। आपने कितनी हिंसाएं की हैं, आप 84 की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के राज में 5000 से ज़्यादा दंगे हुए। कांग्रेस दूसरों पर सवाल उठाती है, पता नहीं कौन सा मुंह लेकर आती है। तो उन्हें खुद के गिरेबान में झांकना होगा कि वो किस तरह की राजनीति करते आए हैं। नफरत को छोड़ देश की एकता के ऊपर आए और जनता के मत को समझे। जब तक वो जनता के मत को नहीं समझेंगे तब तक उनकी वापसी असंभव है। 1947 में बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम को पाकिस्तान दिया गया था, हिंदुओं को का बाहुल हिंदुस्तान दिया गया था। लेकिन अब ये कैसा दोहरा चरित्र है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। 1947 में सरकार तो बीजेपी की नहीं थी। जी बिल्कुल, देखिए, धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग की गई। जो मुसलमानों की तरफ से, जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने ये मांग की कि हमें मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए। लेकिन उन्होंने मांग उनकी एक्सेप्ट की गई, उनको अलग देश दिया गया। लेकिन बावजूद उसके भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और आज भी आप वैसे बात करें 22-22.5 करोड़ ऑफिशियल आंकड़े और अनऑफिशियल बात करें तो हम 30 करोड़ से भी ऊपर भारतीय मुसलमान हैं। आपको लगता है कि 30-35 करोड़ मुसलमान कहीं और उठ के चले जाएंगे या उनको किसी दरिया में धक्का दे दिया जाएगा? तो ये जो कांग्रेस का पैटर्न है इस तरह की राजनीति करना कि मुसलमानों के दिल में जो इतने सालों से 75 सालों से उन्होंने सिर्फ लोगों के दिल में डर फैलाकर मुसलमानों को कि आपके ऊपर आप इनसिक्योर हो, आप इस देश में पहले तो ये रहा कि पार्टीशन हुआ तो आप कम हो तो आपको हम सहारा देंगे। अब ये कि आप बीजेपी और आरएसएस आपको इनसिक्योर रखती है, आपके ऊपर हमला करती है। आप किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिए, वो हमेशा कहती है कि मुसलमानों पर हमला हो रहा है। आप ट्रिपल तलाक की बात कीजिए, मुसलमानों पर हमला हो रहा है। किसी भी कानून की बात कीजिए, CA-NRC, किसान आंदोलन, हर चीज़ में देश खतरे में आ जाता है, डेमोक्रेसी और संविधान खतरे में आता है। तो समझने की बात यह है कि जो लोग खौफ बैठाकर लोगों के दिलों में राजनीति करते हैं उनको यही बात समझ में आती है। भारत सेक्युलर रिपब्लिक है और रहेगा। इस देश का मुसलमान, आप 57 मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अधिकार कहीं पे भी मुसलमानों को मिलेंगे तो वो भारत है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित और खुश अगर कहीं मुसलमान है तो वो भारत है। और यही बात कांग्रेस को अखरती है क्योंकि मुसलमान वोट बैंक के आधार पर वो इतने समय से सत्तासीन रहे और अब वो वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मुसलमानों के साथ जो इतने सालों उन्होंने छल किया, कपट किया, वो मुसलमान को समझ में आ गया है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और अब हम सब ने देखा कि कितना पोलराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग पोलराइज नहीं हुए। वोट शेयर भाजपा का बढ़ रहा है, मुस्लिम वोट शेयर जो है, और लोगों ने पोलराइज ना होकर उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर वोट किया है और यही हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है जो कि एक पॉजिटिव साइन है बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी के लिए। ओवैसी जी का कहना है कि अब देश का कानून बुलडोजर से चलेगा या कानून से चलेगा, देश अब कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? अगर देश बुलडोज़र से ही चलता ना, देखिए जो जिनके ऊपर बुलडोज़र चला है वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं अगर ओवैसी जी की बात करूं, अगर बुलडोज़र से चल रहा होता ना सिर्फ, तो ओवैसी जी कब के ढा दिए गए होते। तो ओवैसी जी वो इस लायक नहीं है कि वो इस तरह की बातें बोले। वो, उनके भाई और उनकी पार्टी के लोग बड़े बड़े इस तरह के देश विरोधी बयान देते हैं या मानवता विरोधी बयान देते हैं। आज तक उन पर किसी पे कोई बुलडोज़र नहीं चला, तो वो इस तरह की बातें ना करें। और वो जो लगातार मुसलमानों को ये महसूस कराने की कोशिश करते
जाते हैं। आप देखिए वो यूपी में गए, उन्होंने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ चिल्ला चिल्ला के रैली करके आ गए, उन्होंने एक मंच सजाया और लोगों में नफरत फैलाई और आ गए वापस। तो उनका काम ही ये है कि वो लगातार हर राज्य में जाते हैं, नफरत फैला के वापस अपना बोरिया बिस्तरा लेके आ जाते हैं। तो जिनका काम ही है फुल टाइम नफरत फैलाना, उनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो देश की अखंडता या एकता के लिए कोई बड़ी बात करेंगे। वैसे जी तो कहते हैं हिंदुस्तान में अब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है? कौन सा असंवैधानिक ऐसा काम हुआ है या कौन से किसको संविधान सम्मत इंसाफ नहीं मिला? आप वो एक एग्जाम्पल बता दें। वो ट्रिपल तलाक के वक्त भी कहते थे कि असंवैधानिक है। अगर आपको संविधान के तहत एक मुस्लिम मर्द को अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, तो उतना ही, क्योंकि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हर महिला पुरुष, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो या आपका कोई भी जेंडर हो, आपको संविधान ये सुरक्षित, ये सुनिश्चित करता है कि आपको अधिकारों की सुरक्षा की जाए। मुस्लिम महिलाओं, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज, वहाँ तक ट्रिपल तलाक का कानून था महिलाओं के लिए, लेकिन राजनीति की वजह से भारत में मुस्लिम महिलाओं को ये ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट कानून नहीं था, और वो उस चीज़ को भी कहते हैं कि ये संविधान विरोधी है। तो आप महिलाओं के अधिकारों की जब बात होती है या मानव अधिकार की बात होती है या देश की एकता अखंडता की बात होती है, वो हमेशा कहते हैं ये संविधान विरोध है। आप समझ जाइए ना कि आप राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि वो तो खुद बैरिस्टर हैं, थोड़ा नियम कानून की जानकारी है और बड़े नेता भी हैं, तो उनको तो ये बात पता है ना कि आप एक तरफा पोलराइजेशन के लिए आप एक तरफा बात करते हैं। अगर बात करते हैं ना, बड़े पढ़े लिखे विलायत से बैरिस्टर बन के आए, तो सही बात क्या कीजिए और पूरी बात क्या कीजिए। आधी अधूरी जानकारी लोगों में नफरत फैलाती है और अज्ञानता फैलाती है।